नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गाजियाबाद से है। झुग्गियों में भीषण आग लगी है। सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण यह आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के चमन विहार कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर झुग्गियों में आग लगी है। और कितनी जबरदस्त ये आग है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हाहाकार चारों तरफ मचा होगा जिस दौरान में झुग्गियों में ये लगी होगी आग। दरअसल ये तस्वीरें हैं ट्रोनिका सिटी की। सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते ये आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाम जो झुग्गियां यहाँ पर लगी थी वो झुग्गियां जलकर खाक हो गई। झुग्गियों में भीषण आग लगी। गाजियाबाद की तस्वीर, सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण ये आग लगी है, जो अब तक जानकारी सामने आई है। और आप देख सकते हैं जितनी भी झुग्गियां यहाँ पर लगी हुई थी वो तमाम झुग्गियां जलकर राख हो गई। इसके अलावा जो और बाकी आसपास की झुग्गियां थी उनको लोग वहां से तुरंत हटाते हुए नजर आता कि वो भी उसकी चपेट में ना आए आग की। झुग्गियों में लगी भीषण आग। सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते ये आग लगी। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के चमन विहार कॉलोनी की यह घटना है। हमारे साथ शिवम गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शिवम, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई, क्योंकि ये लग रहा है कि लगभग शाम की तस्वीर है जब ये आग लगनी शुरू हुई। देखिए, करीब 4-4:30 बजे का पूरी मामला है। करीब 200 झुग्गियां जो कि लोनी के चमन विहार इलाके में पड़ती हैं, वहाँ एकाएक गैस सिलेंडर में से जो गैस रिसाव हुई थी उसके कारण ये आग लगी थी। हालांकि 3 गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। और हालांकि अब फायर ब्रिगेड और फायर टीम मौके पर जांच कर रही है कि आग लगने के मेन कारण क्या थे। हालांकि 200 झुग्गियां जो कि 200 परिवार वहाँ बसे हुए थे, उनके परिवार उजड़ गए हैं। हालांकि अब सरकार उन्हें कुछ देगी। शिवम, कोई राहत बचाव कार्य के साथ जो झुग्गियां हैं, क्या उनके विस्थापन के लिए भी कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई कदम उठाया जाएगा? संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है। पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते ये आग लगी है। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम करती नजर आई। अभी तक जो जानकारी सामने है उसमें सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते ही आग लगी है। और एक झुग्गी के बाद बाकी की और जो आसपास की झुग्गियां थी वो भी आग के हवाले हो गई। सरकार, बिजली विभाग, कर्मचारियों के बीच बैठक हुई और ये बैठक कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का निजीकरण टल चुका है। 3 महीने टला बिजली विभाग का निजीकरण। निजीकरण के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर थे। यूपी सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस बैठक के बाद में अब फिलहाल 3 महीने के लिए कम से कम राहत है। इसी निजीकरण का विरोध ये लोग लगातार कर रहे थे। और पावर कॉर्पोरेशन के तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि इनके प्रदर्शन के चलते पावर गुल भी हो गई, यानी बत्ती गुल हो गई और लोग परेशान हुए। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया और उसके बाद तक भी जब बिजली नहीं पहुंची तो लोग भी सड़कों पर उतर आए और कर्मचारी पहले से ही सड़कों पर थे। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एसके, एक बहुत ही बड़ा संकट कुछ समय के लिए ही सही लेकिन फिलहाल टल चुका है, क्योंकि बिजली कर्मचारियों की यही हड़ताल जिस तरीके से लगातार बढ़ रही थी, उसके बाद पूर्वांचल के जिले ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी और पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के घर की बिजली गुल हो सकती थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल का ऐलान किया था, उसके बाद पीपल्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। 4 से उनकी भी हड़ताल शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं चाहे वो लखनऊ हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो या बाकी के डिस्कॉम हो, सभी जगह लगभग समस्या शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जहां जहां कोई फॉल्ट आ रही थी वहां पर कोई बनाने वाला कर्मचारी मौके पर नहीं जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार जहां साफ कर दी थी कि फिलहाल निजीकरण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घाटे में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है। ऐसी स्थिति में उसका निजीकरण किया जाना आवश्यक है। कर्मचारी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। हालांकि जब संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति और उसके अलावा जो कैबिनेट की सब कमेटी है उसके साथ में बैठक हुई, उसके बाद फिलहाल ये हल निकला है कि आगामी 3 महीनों तक फिलहाल निजीकरण का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार टाल रही है। और इन 3 महीनों के दौरान चीजों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। जो डिस्कॉम सबसे ज्यादा घाटे में चल रहे हैं उनको कैसे उनसे उबारा जा सकता है। अगर ये स्थितियां सुधरती हैं तो ऐसी स्थिति में आगे की समीक्षा होगी और ये स्थितियां ना सुधरने पर निजीकरण की तरफ फिर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम कहें तो जरूर जो समस्या थी वो टल चुकी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विद्युत की समस्याएं शुरू हो चुकी थी। अभी हालांकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से हड़ताल स्थगित करने का अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि जब समस्याएं
मान ली गई हैं फिलहाल 3 महीनों के लिए ही सही, तो जरूर है कि कर्मचारी संगठन आपस में बात करने के बाद जल्द ही कोई संयुक्त बयान जारी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, चलिए आपको पूरी जानकारी के लिए। संयुक्त बयान जो है वो बहुत जल्द ही जारी होगा। निजीकरण के विरोध में कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं। यूपी सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक थी और फिलहाल 3 महीने के लिए जो निजीकरण का आगे कार्य था वो फिलहाल रुक गया है। हाथरस केस में सीएम योगी का बड़ा बयान, विकास को रोकने के लिए ही साजिश रची जा रही थी। यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश हुई, हाथरस में अराजकता फैलाने की साजिश थी। सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधते विपक्ष को घेरा है और एक बार फिर दोहराया कि उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी। हाथरस कांड के बहाने उत्तर प्रदेश को फिर जलाने की साजिश थी। वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। वहीं सरकार की ओर से बदनाम की साजिश कहने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है, हाथरस कांड की आग में विकास को प्रभावित करने हेतु जातीय सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप है सही या चुनावी चाल ये समय बताएगा, किंतु जनमत की मांग की हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर है। इसके आगे मायावती लिखती है कि वैसे हाथरस कांड को लेकर पीड़िता के परिवार के साथ जिस तरह का गलत और अमानवीय व्यवहार हुआ उसे देश भर में काफी रोष है और आक्रोश है। सरकार अब भी गलती सुधारे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गंभीर हो, वरना जघन्य घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। वहीं सपा एमएलसी सुनील साजन ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार पीएफआई लाई है। देश के हाथरस में ही 6 साल की एक बच्ची के साथ और दुष्कर्म किया गया और उसकी मौत हो गई। योगी जी अब तो जागिए, अब तो नशे से बाहर आइए। किस नशे में सरकार चला रहे हैं? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पूरी पुलिस फोर्स को आप विपक्ष के नेताओं को पीटने में, मुकदमा लगाने में लगा देंगे, वो किसी पीड़ित परिवार से मिल ना सकें। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमको बदनाम करने की साजिश हो रही है। जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं, 6 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हो गई, और योगी जी आपको शर्म नहीं आ रही? आपके अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही? उत्तर प्रदेश की पुलिस को शर्म नहीं आ रही? और इसमें भी आप कह दीजिएगा कि साजिश है, विदेशी ताकतों की साजिश है। अपनी हर नाकामी, हर नकारेपन को आप साजिश में नहीं बदल सकते। इस मुद्दे पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंसती है तब कभी कभी किस संगठन को आगे करके अपने पाप को छुपाना चाहती है। 2017 में जब कानून व्यवस्था घिरी थी तब खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा विधानसभा में पीटीएन मिला है। जब चिन्मयानंद गिरी योगी जी की जान खतरा था, वो भी साजिश थी किसी आतंकी संगठन की। जब उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड की गूंज पूरे प्रदेश में उठने लगी तब ये खबर आई कि उनके मठ को खतरा है। अब जब हाथरस की बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाई सरकार, उसको जलाने का काम किया गया, उसके साथ हत्या और बलात्कार किया गया, इस घटना को दबाने के लिए फिर से वही
पीएफआई के 4 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। दिल्ली से हाथरस की तरफ जाने की सूचना मिली थी। अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम गिरफ्तार हुए। सीएफआई से भी चारों के ही तार जुड़े हुए हैं। सीएफआई का ट्रेजरर है गिरफ्तार अतीकुर रहमान। पत्रकार बनकर हाथरस की आग भड़काने में लगा था केरल का पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान, जिसने फंड रेजिंग की कमान संभाली थी। कुछ दिनों से दिल्ली में शाहीन बाग में रह रहा था और मुजफ्फरनगर जिले का यह अतीकुर रहमान बताया जा रहा है। देखिए, बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई, सीएफआई का नाम तक सामने आ रहा है, एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है और अभी जिस तरीके से गिरफ्तारियां 4 हुई हैं, इनके जरिए कुछ और अहम खुलासे होने की भी उम्मीद है। अतीकुर रहमान, मसूद नाम है जिनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है और मथुरा से गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिनों से दिल्ली में शाहीन बाग में रह रहा था ये अतीकुर रहमान और यहीं पर लगातार फंड रेजिंग का यहीं से प्रोसेस शुरू कर रहा था। उसके बाद हाथरस में पत्रकार बनकर ये लोग दरअसल साजिश रच रहे थे और हाथरस कांड में दंगे का रंग घोलने की कोशिश करने के लिए तैयारी कर रहे थे। मथुरा से गिरफ्तार हुए पीएफआई के सदस्यों में एक बहराइच जिले का भी है। नाम है मसूद खान। दिल्ली के जामिया का यह छात्र है। बहराइच के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने इस पर ज्यादा जानकारी दी है, सुनिए। मथुरा में जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें जो बहराइच के जरवल का एक लड़का है, निश्चित रूप से इसके जितने लिंकेज हैं, जो मैसेजिंग हुई है और जो भी सारे डाटा हमको मिल रहे हैं, उस विवेचना के अंतर उसको सम्मिलित किया जाएगा और विदेशी फंडिंग इत्यादि अगर उसमें जो बातें आ रही हैं, इसमें गहराई से जांच एजेंसियों को, अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें और उसके तहत। हाथरस जाते वक्त पीएफआई के पकड़े गए 4 लोगों में मुजफ्फरनगर निवासी अतीकुर रहमान के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा सीएफआई में कई साल से सक्रिय था। 3 दिन पहले घर से दिल्ली दवाई लेने गया था। मथुरा कैसे पहुंच गया उन्हें भी नहीं पता। नहीं, इसका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। किससे है संबंध? तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से मैं काम करता हूँ। स्टूडेंट संगठन है। कहाँ से? मैं इतनी भी जानकारी नहीं है। स्टूडेंट संगठन है वो। कब से जुड़ा है उससे? 3-4 साल हो गए उसे जुड़े हुए से। यहाँ घर से कब से निकला है? 4 दिन हो गए उसे निकले यहाँ से। अच्छा, कहाँ के लिए निकला था घर से? वो कैंप एम्स दवाई लेने के लिए गया था। वो दवाई हार्ट का पेशेंट है, दवाई लेने के लिए। पाया गया वो मेरठ की तरफ, वो हाथरस जाते हैं मथुरा की तरफ। उसकी तो मुझे जानकारी नहीं हो कहाँ पाया गया। और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का हुआ असर। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देने के नाम पर धन उगाही का मामला। इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का और सीएम योगी को सांसद रामशंकर कठेरिया खत लिखेंगे। पैसे लेकर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने वालों पर कार्रवाई कराएंगे। इटावा जिला अस्पताल के कुछ कर्मियों ने ये खेल शुरू किया। इस पूरे मामले में सीएमओ एनएस तोमर को भी सभी वीडियो उपलब्ध कराने के बाद अभी तक वीडियो में दिख रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं। सीएमओ ने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब मुझे ये लगा कि इसमें कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता है, तो मैंने पुलिस और आईबी दोनों को ही इसकी जांच के लिए सूचना दे दी। अब वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। उन्हें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हमारे विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। पैसे देकर के और बिना जांच के नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और सीएमओ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके संदर्भ में मुझे जो रिपोर्ट आप जानकारी दी है, तो मैं निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख करके और अवश्य। पिछली समाजवादी सरकार में आजम के करीबी रहे पूर्व सीओ सिटी आले हसन की संपत्ति पर आरडी ने जेसीबी चलाया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कोठी लालाजर पर सीआरपीएफ केंद्र के सामने पूर्व सीओ सिटी आले हसन की 500 वर्ग मीटर की जगह में इमारत बनी हुई थी, जिसको लेकर मानक के विपरीत बने होने पर आरडीए की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी से उसको ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, हमने नोटिस जो जारी किया हुआ है हटाने
हटाने के लिए जारी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मानक के विपरीत बनाया हुआ है, सेटबैक को बढ़ाया हुआ है और वो वसीम हसन जावेद हसन के नाम से है, लगभग 500 वर्ग मीटर का है। तो उसको नोटिस जारी किया गया था और उनको स्वयं हटाने के लिए कहा गया था, नहीं हटाया और उसके बाद जो भी एक कार्यवाही आरडीए के द्वारा की जा रही है। देखिए, हमने पीलीभीत में एक शख्स ने सरकारी डॉक्टर पर एक आंख खराब करने का आरोप लगाया है। मामले में शिकायत के बाद सीएमओ ने जांच कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। बताया जा रहा है कि डॉक्टर डीएन सिंह सरकारी डॉक्टर हैं और बरेली में पोस्टिंग है। आरोप है कि सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद ये आस्था अस्पताल में भी प्रैक्टिस करते हैं। इसी साल जनवरी महीने में शहर के रहने वाले आज्ञानंद ने सरकारी डॉक्टर डीएन सिंह से आस्था अस्पताल में बाई आंख में लेंस डलवाया था। जब आंख की पट्टी खोली तो भी दर्द था, आंख से दिख भी नहीं रहा था, सर में भी काफी दर्द था। डॉक्टर डीएन सिंह से शिकायत करने पर डॉक्टर टालता रहा। इस दौरान सर में ज्यादा दर्द होने पर एम्स दिल्ली में इलाज कराया गया, जहां ये बताया जा रहा है कि एक आंख खराब हो गई है, जिसके बाद पीड़ित ने सीएमओ से शिकायत की। डीएन सिंह के यहाँ अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया था लेंस डलवाने के लिए, जिसका मैंने नकद भुगतान किया, लेकिन उन्होंने लापरवाही चलते मेरी आंख बिल्कुल ख़राब कर दी, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उन्होंने आँख में इन्फेक्शन कर दिया। उसके बाद मुझसे ये कहा बोला कि हम तुम्हारी आँख सही कर देंगे, 6-7 दिन दवा देते रहे। उस बीच मेरी आँख चढ़ गई, दूसरे डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया, लेकिन मेरी आँख की रोशनी चली गई। मैं ड्राइवर था, अपने परिवार पालता था और इस आँख के खराब होने के कारण मेरा काम से सेवा मुक्त कर दिया गया। मेरा घर तबाह हो गया, बच्चा चौराहे पे आ गए। देखिए, गलती किसी की और खामियाजा किसी को अब जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हथियार के दम पर लाखों की लूट हुई। आगे बताएंगे खबर पूरी, लेकिन रुकने फिलहाल बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।